नमस्ते भाई लोग। भाई रैंकर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पता है ये नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास आ गई आपके सामने, फोर्थ क्लास। ठीक है भाई, 3 क्लासें ले चुके हैं और 3 क्लासों में अब तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। ठीक है, आगे के आज 30% आज और करेंगे। पहले हम बेस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा इसका बेस है वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके आधार पे मैं आपको बता के चलो। इस आज की क्लास में आपको सेकंड ग्रेड में 1% देखने को मिलेगा और 100% मिलेगा। देखो देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। आज पढ़ने जा रहे हैं हम डिजिटल सम के बारे में। ठीक है भाई, हाँ, बीजांक या आंकिक योग, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो देखिए क्या करेंगे हम, किसी संख्या के अंकों का योग उसका आंशिक योग आंकिक योग कहलाता है। देखो, आंकिक योग बोले या बीजांक बोले या डिजिटल सम बोले, क्या होता है डिजिटल सम? अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग को हम क्या बोलेंगे भाई? डिजिटल सम। यदि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर, या दूसरी बात, दूसरी परिभाषा देखें हम, यदि उस संख्या को अगर 9 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा? आंकिक योग कहलाएगा। ठीक है भाई, किसी संख्या को अगर हम 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा वही उस संख्या का आंकिक योग कहलाएगा। ठीक है भाई, हाँ। देखो देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। यदि आंकिक योग 1 4 7 9 नहीं हो तो संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब है उसका आंकिक योग या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। जैसे बात कर देते हैं, अब आप बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 होता है। तो देखो, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16। देखो आंकिक योग कितना आ रहा है? 6 और 1 7। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 25। आंकिक योग कितना आ रहा है भाई? 7। 6 का 36। आंकिक योग कितना आ रहा है भाई? 9। इसका मतलब है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका आंकिक योग या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा भी, या फिर क्या आएगा? 7 आएगा या फिर क्या आएगा भाई? 9 आएगा। ठीक है भाई, हाँ। तो देख सकते हो आपके सामने ये संख्या है। अब जरूरी नहीं है जिसका आंकिक योग ये 1 4 7 9 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग ही संख्या हो। ठीक है भाई, हाँ। तो देख सकते हो आपके सामने ये उदाहरण है, ये 10 9 19। 19 का आंकिक योग ये कितना होगा भाई? देखो देखिए कैसे आंकिक योग निकालना है, या तो फिर अंकों को जोड़ लो। ठीक है भाई, ये कितना हो गया आपके सामने? 10 और 9 19 हो गया। 19 का भी निकालोगे तो कितना आ गया भाई? 10। 10 का भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1 आ रहा है, तभी तो आ रहा है भाई। 625 आपके सामने है, 25 का स्क्वायर भाई। ठीक है भाई, तो इसका भी आंकिक योग देखोगे आप, 8 5 13। 13 का आंकिक योग कितना हो जाएगा भाई? 4। ठीक है भाई, तो इसका कहने का मतलब है जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका आंकिक योग या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 7 आएगा या फिर 9 आएगा। अगर किसी संख्या का ये आंकिक योग इनमें से नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यह भी बात है, अगर किसी संख्या का आंकिक योग ये आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या फिर नहीं भी हो सकती है। ठीक है भाई, लेकिन आप ये कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या का आंकिक योग हमेशा 1 4 7 9 होता है। ठीक है भाई, आगे होगी बात सुनने, चलते हैं आगे। देखो देखिए, आगे चलते हैं हम। देखो देखिए, आंकिक योग निकालना है तो आपको क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ लो। तो आपको सभी अंकों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, हाँ। तो आप क्या करो भाई, हमने देखो कल हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, विभाज्यता का नियम पढ़ा था। तो आंकिक योग 9 लगाना है, जिसमें 9 का भाग लगाना है, तो 9 को काट दिया जाए और तो क्या है, 9 को कम कर दिया जाए। कर दिया आप आपके सामने, 4 5 9 होता है। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो देखिए कितना हो गया, देखो आप, ये हो गया भाई 7 और 3 10। 10 और 8 18, ये भी हो गया, 9 से कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, कितना बच गया भाई आपके सामने? 8 और 6 कितना हुआ भाई? 14। 14 का भी आंकिक योग निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ दो भाई। ठीक है, तो इसका आंकिक योग कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका निकालना है। इसका निकालना है तो आप जहाँ पे 9 बन रहा है उसको हटा दिया जाए। देखो, 7 और 2 9। ठीक है भाई, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, 4 5 9, ये भी 9 बन गया। 6 और 3 9,
ये भी 9 बन गया भाई। और अब देखो, आप देखो 5 5 10 और 8 18, तो देखो ये भी कितना बढ़ गया भाई, 9 से पूरा पूरी संख्या कट गई। जब पूरी पूरी संख्या कट जाती है तो उसका आंकिक योग कितना आता है भाई, 9 आता है। ठीक है, कितना आता है भाई, 9 आता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये संख्या 9 का मल्टीपल है। अरे आप देखो कोई भी संख्या है जैसे 9 का मल्टीपल है भाई, इस संख्या को 9 से गुणा करोगे, आप छोटी संख्या ले लो भाई। आप मुझे एक बात बताओ, देखो देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, आप बताओ 9 का मल्टीपल कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप 27 ले लो, 36, 43 ले लो, है ना, 54 ले लो, कोई भी संख्या ले लो आप। 9 का जो मल्टीपल होगी, देखो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, आंकिक योग कितना आ रहा है भाई, 9। इसका भी कितना आ रहा है भाई, 9। इसका भी कितना आ रहा है भाई, 9। इसका भी कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। इसका मतलब है अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है, ठीक है भाई, इसका मतलब ये 9 की मल्टीपल संख्या है, तो इसका आंकिक योग कितना आएगा भाई, 9 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो आंकिक योग कितना आएगा भाई, 9 आएगा। ऐसे नहीं आप जीरो कर दो, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम चलते भाई आगे, देखो देखिए, हाँ, तो ये तो नॉर्मल संख्या था। अब आप भिन्नों का भी आंकिक योग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, ये एक है, सभी को जोड़ दो, पॉइंट को तो भूल ही दो, ठीक है भाई। 3 + 5 + 5 + 5, ठीक है भाई। 7 + 5 + 9 + 5, या तो सभी को जोड़ लो, ठीक है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब तो क्या करो, 9 बन रहा है तो काट दो, ठीक है। देखो 9 बन गया, काट दिया। देखो 5 5 10, 7 17 और 1 18, ये भी कट गया भाई, ठीक है। हाँ, आप देखो 5 5 10, 15 और 3 18, ये भी कट गया, तो कितना बचा भाई, 5 ही तो बचा है। तो इसका आंकिक योग कितना जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसका देखो 20% है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 + 0, है ना। जोड़ना है तो आंकिक योग क्या होता है, अंकों को जोड़ना, ठीक है। हाँ, 83 है, ऐसे मान लो 83 है, 83 का अंकिक योग निकालोगे, पॉइंट को और इनको भूल जाओ, 83 का अंकिक योग निकालोगे तो अंकों को जोड़ोगे ही तो सही ना, वही काम कर रहे हैं भाई। हाँ, तो ये हो जाएगा भाई आपके सामने 8 + 3 और 1 + 7 + 8, और ठीक है, ये हो गया इसका आंकिक योग। अब काट दो भाई, आपके सामने अगर कोई कट रहा है तो देखो, 8 और 1 9, 7 और 3 10 और 8 18, तो कितना बचा भाई, 2। तो इसका आंकिक योग कितना आ जाएगा आपके सामने, 2 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो आप इसको जोड़ दिया जाए कैसे, हाँ, 7 + 7, देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, सॉरी बीच में मल्टीप्लाई है, चिन्ह तो सेम रखना है भाई, बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लाई है भाई। इसका 91 का अंकिक योग कैसे निकालोगे, 9 + 1, फिर इसका कैसे निकालोगे, अंकों को जोड़ दोगे, लेकिन बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, तो चिन्ह तो मल्टीप्लाई का ही लगाओगे ना भाई, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो गया भाई आपके सामने, देखो इसको काट दो आप, 9 से 9 कट गया ये, तो यहाँ पे कितना बचा, 1। फिर ये कितना हो गया भाई, 14, 14 का अंकिक योग निकालोगे तो कितना जाएगा भाई, 5 भाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई, 5, 5 को 1 से करोगे तो 5, ठीक है भाई। आंकिक योग हमेशा एक ही डिजिट में आएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके सामने आंकिक योग के सवाल हैं। हाँ, तो हमने सिंपल संख्याओं के देख लिए, भिन्नों के भी देख लिए, प्रतिशत के भी देख लिए, दशमलव के देख लिए, लेकिन हमने भिन्नों के नहीं देखे। मुझे पता है आपको ये आराम से आ जाएंगे, लेकिन जब भिन्नों की बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लिया जाए भाई। अगर हम भिन्नों की बात करें, भिन्नों की बात करें तो उसमें दिक्कत आती है आपके। देखो देखिए, आपको क्या करना है, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है जिसका हर कितना है भाई, 2 है। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे a/2 है, अगर उसका हर 2 आ रहा है, हर क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 5a, और ये कितना हो जाएगा भाई, 10। और 10 का अंकिक योग कितना होगा भाई, 1 ही तो होगा, और 1 का भाग किसी में लगाओ तो कितना आ जाएगा भाई, 5a तो आएगा। हाँ, कि हमें एक बनाना है, कुल मिला के ये बात है, ठीक है भाई। हाँ, अगर हर, अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर उसका हर 5 हो, मान लेते हैं अगर उसका हर कितना हो,
5 हो, हर कितना हो भाई 5 हो। जैसे मान लेते कोई संख्या a/5 के रूप में है, तो इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमें नीचे 1 बढ़ाना है और 1 का भाग किसी में लगाओ, नीचे कितना हो गया भाई 10, और 10 का आंकिक योग कितना आएगा भाई 1 बराबर 2a। ठीक है भाई। हाँ, तो नीचे हमें 1 बढ़ाना है, तो 2 और 5 हो गए भाई। हाँ, अगर नीचे 2 आ जाए तो उसको 5 से गुणा कर देना, 5 आ जाए तो 2 से गुणा कर देना। इसी प्रकार अगर 4 आ गया तो इसको 7 से गुणा करोगे, अगर 7 आ गया तो इसको 4 से। ठीक है भाई। अगर 8 आ गया, अगर 8 आ गया नीचे, तो भाई नीचे ज़्यादा से ज़्यादा भाई ऊपर वाली संख्या है और नीचे वाली संख्या है, अंश है और हर है, नंबरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे भाई, हाँ, अंश का भी आंकिक योग निकालेंगे और हर का भी आंकिक योग निकालेंगे। अब आपको पता है आंकिक योग हमेशा एक अंक में आएगा, या तो आएगा भाई 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 तक आएगा। ठीक है भाई। हाँ, अगर 2 आ जाए तो उसको 5 से गुणा कर देना भाई, 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 2 आ जाए तो 5 से गुणा कर देना। लेकिन 3 आ जाए तो 3 का कोई रूल नहीं है भाई। ठीक है भाई। अगर 4 आ जाए तो उसको 7 से गुणा कर देना, 5 आ जाए तो 2 से, 6 का भी कोई रूल नहीं है भाई। ठीक है भाई। 7 आ जाए तो उसका ये पूछेगा नहीं भाई, 3 और 6 9 आ जाए ना तो उसका पूछेगा नहीं वो। हाँ, अगर 9 आ जाए तो उसका भी नहीं पूछेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो सवाल करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर किसी का अंकिक योग, अगर मान लेते हैं भाई किसी का अंकिक योग, अगर मान लेते हैं बी में आप 4 का भाग लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको 7 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे, 7 से, क्योंकि ये हो जाएगा भाई 28, हो जाएगा भाई 28, और 28 का आंकिक योग कितना होगा भाई 10 ही तो होगा, और 10 का भाग किसी में ही लगाओ, 7 यही तो आएगा भाई, बटे हुए में 1 आ जाएगा, 10 का आंकिक योग निकालोगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा भाई आपके सामने। अगर आप बी में 7 का भाग लगाओ, ठीक है भाई, बी में आप 7 का भाग लगाओ, तो ऊपर नीचे आपको 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 4b, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 28। 28 का अंकिक योग निकालोगे तो कितना आएगा भाई 10, और 10 में किसी का भी भाग लगाओ, आंकिक योग कितना आएगा भाई 1 ही तो आएगा। ठीक है भाई। जैसे ये 8 आ जाए, जैसे मान लेते हैं आप किसी संख्या में 8 का भाग लगा रहे हो, तो आप इसको ऊपर नीचे, अगर 8 आ जाए भाई, हर में 8 आ जाए अंकों का योग, तो आप उसको ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दोगे, क्योंकि आप बताओ ये कितना हो जाएगा भाई 64। फिर 64 का आंकिक योग निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा भाई 10 ही तो आएगा, और 10 का किसी में ही भाग लगाओ, 10 का अंकिक योग निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 1 का किसी में भाग लगाओ तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है आपके सामने जो हर है वो हट जाएगा। ठीक है भाई, हट जाएगा। देखो देखिए, बात करते हैं, सवालों पे आते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो क्या करना है, अंश का आपको, नंबरेटर का आपको आंकिक योग निकालना है। आंकिक योग निकालने के लिए आप तो पहले नंबरों को काट दिया जाए भाई, ये आपके सामने 8 और 9, 18 कट गया, 9 कट गया, तो ऊपर कितना बचा भाई 5। नीचे देखो आप, नीचे आप मुझे बताओ ये कितना बच गया, 8 बच गया यहाँ पे भाई। आंकिक योग कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 आ गया। अब इसका, अब आपको देखो ये तो भिन्नों में आ गया, अब इसको ऐसे नहीं ऊपर और नीचे को 8 5 13 कर दो, नहीं भाई, इसको 8 को हटाना है, तो इसको ऊपर नीचे आप 8 से गुणा कर देना है। तो ऊपर तो आ गया भाई 40, और नीचे कितना आ गया भाई आपके सामने 64। 40 का कितना हो जाएगा भाई 4, भाई इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 0 को 4 आ जाएगा, और नीचे कितना जाएगा 10। अब इसको भी जोड़ोगे भाई नीचे, अरे हमेशा एक अंक लेके आना है, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका अंकिक योग कितना आ जाएगा भाई आपके सामने 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करना है। जैसे आपके सामने ये संख्या है, इसका अंकिक योग निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, हाँ, तो आप देखो, देखिए इसका अंकिक योग निकालने के लिए या तो किसी संख्या से काट दिया जाए, तो यहाँ पे कट रहा है, देखो 5 और 4 9 कट रहा है, कट गया भाई, 8 8 16 और 3 19, ऊपर तो है भाई, नीचे कितना आया 6 5 11। अब 19 को भी जोड़ोगे तो ऊपर तो आ गया भाई 10, नीचे कितना आ गया भाई 2। हमें 2 को हटाना है, हमें क्या करना है 2 को हटाना है, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर तो हो गया आपके सामने 50, नीचे कितना हो गया भाई 10। 50 का अंकिक योग कितना हो जाएगा भाई, 5 और 0 को जोड़ोगे तो 5,
और 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1, तो इसका आंकिक योग कितना आ गया भाई आपके सामने 5 आ गया। ठीक है भाई, ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे नंबरेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना बच गया भाई 2 बच गया। ठीक है भाई, हाँ इस 2 को हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। अब देखो भाई ये तो 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया ना भाई, अरे कितना हो गया भाई 9 हो गया। हाँ तो इसका आंकिक योग तो देखो, देखिए आगे की बात करते हैं। हाँ यहाँ पे देखो आप 3 3 6, देखो आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर देखो नीचे भी 9 आ रहा है, लेकिन ऊपर भी देखो आप 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, इसका मतलब है भाई ऊपर भी 9 हो रहा है, नीचे भी 9 हो रहा है, हो रहा है भाई। ठीक है, इसका मतलब है इसका आंकिक योग, इसका आंकिक योग कितना आएगा बताएगा कोई मुझे? हाँ क्या का आंकिक योग कितना आएगा? 9 आएगा। नीचे वाली संख्या का भी आंकिक योग कितना आएगा भाई? 9 आएगा। और 9 में 9 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई? 1। अब आएगा इसका 1। ठीक है, ऐसे नहीं आप 9 कर दो। देखो बात करते हैं आगे, देखो 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया भाई। ठीक है भाई, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं भाई, देखो हम ऐसे कह सकते हैं 5 5 10 और 8 18 कट गया, तो ऊपर बचा भाई 3, है ना, 1 और 2 3 बच गया, नीचे बच गया 4। अभी इस 4 को हटाने के लिए मैं 7 से गुणा करूंगा। ठीक है भाई, ऊपर तो हो गया 21 और नीचे कितना हो गया भाई? 28। 21 का अंकों का योग 3 और नीचे कितना हो गया भाई? 10। अब नीचे वाली संख्या का और अंकों का योग निकालेंगे 1, तो इसका आंकिक योग कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है भिन्नों का, आपको आंकिक योग निकालने के लिए पूछा जाए तो ये करना है भाई। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लिया जाए भाई। चलिए आगे, देखो देखिए, हाँ देखो भाई ये सवाल आपके सामने ये पूछ रखा है, एक सेकेंड। तो देखिए इसकी बात कर रहे थे हम, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। मैं आपको बता रहा था ये जो आपके सामने है, जो आपके सामने आरपीसी जो सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती थी 2013 की, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। ठीक है भाई, हाँ ये सवाल पूछा गया है 2013 के अंदर। देखो ये प्रमेय यहाँ से आई है 2013 के अंदर। ठीक है, हाँ देखो देखिए क्या था, इसने कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, फिर आपसे ये पूछा गया था कि आप ये कथन किसका है। इसने ये कथन दिया है भाई, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो इसने ये पूछा है ये कथन किसका है। पहला था बीज गणित की मूलभूत प्रमेय, पहला ऑप्शन ये था। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तीसरा ऑप्शन था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जो अब आगे पढ़ने वाले हैं। फिर चौथा ऑप्शन था नन। ठीक है भाई, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई ये 2013 के अंदर एज इट इज ये प्रमेय पूछी गई है। हाँ देखो बात करते हैं ये प्रमेय क्या कहती है। इसने बोला है प्रत्येक भाज्य संख्या, दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने, आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने भाई आपके सामने हो गया, जैसे हो गया 72 हो गया। ठीक है, जैसे 72 को ले हम 360 ले लेते हैं। ठीक है भाई, कितना ले लेते हैं भाई? 360 ले लेते हैं। आपको पता है ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, इस भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, चलो छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 60 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ 60 ले लेते हैं भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इस 60 को, ये भाज्य संख्या है, तो इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। ठीक है भाई, जैसे हम अगर 60 के गुणनखंड निकालना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहिए, मुझे एक बात बताओ कितना होगा? 30, 2 15, 3 5, ये हो जाएगा 5। भाई 15 चौक 60 ही तो होता है। हाँ तो मतलब 2 की पावर कितना हो गया भाई? 4, 2। ठीक है भाई, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो देखिए आपने क्या किया कि जो आपके सामने जो भाज्य संख्या थी, जो आपके सामने एक कंपोजिट नंबर था, इसको आपने प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया। देखो ये सारी की सारी कौन सी है? अभाज्य संख्या है।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जितनी भी भाज्य संख्या है दुनिया में, जितनी भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर के रूप में, मल्टीपल के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो देखिए दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरी बात करें तो इसकी भी बात करते हैं। एक प्राकृतिक संख्या मतलब एक नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या का मतलब है, कहने का मतलब यहाँ पे है, जब हम यहाँ पे किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड, भाज्य संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, वो एक प्राकृतिक संख्या का ही तो निकालते हैं भाई, नेगेटिव संख्या का थोड़ी निकालते। कहने का मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब भाई भाज्य संख्या का है तो अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, भाज्य संख्या है, जितनी भी भाज्य संख्या है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, तो उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय प्रकार का होता है। मतलब कहने का मतलब है एक यूनिक तरीका होता है, उसके गुणनखंड को लिखने का एक यूनिक तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिया आपने, ठीक है भाई, क्या कर लिया आपने, निकाल लिया। जैसे मान लेते हैं कोई भाई बोल रहा है ऐसे, मान लेते हैं कोई ऐसे बोल रहा है भाई आपके सामने, भाई इस 15 में मुझे एक बात बताओ, इस 15 में 5 का भी भाग जा रहा है, पहले हम 5 का भाग लगा दे क्या, फिर बाद में 3 का भाग लगा दे, कोई आपत्ति थोड़ी है। हाँ भाई लगा सकते हो। अब जी इसने ऐसे लगाया तो वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, 5 × 3 ऐसे थोड़ी लिखेगा वो। हाँ, कहने का मतलब है अब जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखते हो तो इसको लिखने का एक यूनिक तरीका होता है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकता है और वो पूछ सकता है यहाँ पे, है ना, खाली स्थान दे सकता है भाई आपको, यहाँ पे रिक्त स्थान का प्रश्न आ सकता है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको आपको जो लिखने का जो क्रम है, ठीक है, वो एक यूनिक तरीका है, एक अद्वितीय तरीका है। ठीक है भाई, अद्वितीय का मतलब हो गया कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है भाई, आगे होगी बात में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसको सही कैसे लिखेंगे आप, पहले सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, फिर कौन सी है भाई 3 है, फिर कौन सी है 5 है। ये इसका लिखने का सही तरीका होगा। कहीं भी आपने देखा है कि ऐसा लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो वो गलत है। ठीक है भाई, तो यह है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको नोट कर लिया जाए। तो पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है भाई, क्योंकि 13 सवाल भी करने हैं। दूसरा आ जाता है आपके सामने, देखो इसका नाम भी ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हाँ देखो दी, वो यूक्लिड डिवीजन लेमना और क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और आपके सामने इसको भाग विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको भाग विधि भी कहते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिसका नाम क्या है, दूसरा नाम है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं कलन विधि। ठीक है, किस नाम से भी जानते हैं भाई, कलन विधि, इसको एक और नाम हो गया कलन विधि, इस नाम से भी जानते हैं। देखो देखिए ये प्रमेयिका क्या कहती है, इसने बोला है इसके अनुसार एक धनात्मक, धनात्मक नहीं भाई धनात्मक, ठीक है भाई, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को, कोई धनात्मक पूर्णांक है आपके सामने, पॉजिटिव नंबर है ए है, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग देने पर, बी से भाग देने पर जो भागफल आएगा और शेषफल आर आएगा, तो उसके बीच में जो संबंध होगा, तो हमेशा देखो देखिए, हाँ, तो यहाँ पे कोई पूर्णांक ए है, इसमें आप बी का भाग लगाओगे तो आपके सामने आपको पता है भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। कहने का मतलब है जो शेषफल आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से 0 के बराबर भी आ सकता है भाई, 0 के बराबर भी आएगा या 0 से बड़ा भी आ सकता है भाई। किसी संख्या में 24 में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल भाई 0 भी आ सकता है। ठीक है भाई, से बड़ा आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है रिमाइंडर शेषफल, या फिर ये क्या आएगा, हमेशा इस संख्या से हमेशा छोटा आएगा, जिसका आप भाग लगा रहे हो ना, इस संख्या से भाजक से तो हमेशा क्या आएगा भाई, छोटा आएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये रिलेशन भी दे सकता है, यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, एग्जाम में वो देगा तो यहाँ पे बराबर लगा के देगा। ठीक है भाई, हाँ,
तो ये किसका संबंध है भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिसको हम एल्गोरिथम प्रमेय भी कहते हैं, कलन विधि भी कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, देखो इसका उपयोग सवालों में करेंगे तब आपको, आप सोच रहे हो यह तो मुझे आता है। भाई ये आपको आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात याद नहीं आती सवाल के अंदर। ठीक है भाई, जो सवाल करेंगे तब आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, जो रिमाइंडर है उसका मान हमेशा इससे इससे छोटा आता है, मतलब ये बड़ा होता है हमेशा रिमाइंडर से। आप कहने का मतलब है इस रिमाइंडर से ही हमेशा ये बड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो भाई फिर इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, आगे भी यू प्रकार बढ़ते हैं। देखो देखिए, ये है आपके सामने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो तो हो गया डिविडेंड। भाई आपने भाग लगाया ना, बचपन में लगाया ना खूब। हाँ हाँ, तो आपको पता है ये तो बीच वाला क्या होता है? भाज्य। ये क्या हो गया आपके सामने? भाजक, जिसको हम विभाजक भी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम भागफल। ठीक है, और ये हो गया आपका सामने रिमाइंडर शेषफल। डिविडेंड, डिविजर, ठीक है, क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। इसका मतलब है हम भाज्य कैसे निकालेंगे? ये जो बीच वाला भाज्य है वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई। भाई इस भाज्य को क्या किया कि भाजक से तोड़ा गया है। जो भाज्य था बेचारा, इसमें भाजक का भाग लगा के तोड़ा गया है, तो तोड़ा गया तो वापस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इन दोनों को गुणा कर देना है और प्लस इसको जोड़ देना है। ठीक है भाई। यहाँ अब देखो देखिए आगे बात करते हैं। ये आपके सामने रिलेशन है, बहुत ज्यादा काम में आएगा। देखो देखिए आगे बात करते हैं। अगर पूछ लिया जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, या फिर कलन विधि है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, भाई इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? तो आप देखो देखिए, इसका प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, क्या निकालने के लिए? एचसीएफ। किसी अगर कोई दो संख्या, केवल दो संख्याओं का एचसीएफ, भाई तीन संख्या का एचसीएफ इससे नहीं निकाल सकते। तीन संख्या का एचसीएफ निकालना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा ना भाई, उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसका प्रयोग देखो, इसको मैंने बोला ना, इसको भाग विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब देखते हैं कि बात करते हैं इसको भाग विधि क्यों कहते हैं। ऐसा क्या हो गया जो इसको भाग विधि कहना पड़ा भाई? देखो देखिए कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो आपके सामने इसका एचसीएफ निकालना है। पहले बात तो ये है, इसका प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या का आप इससे एचसीएफ निकाल सकते हो भाग देख के। भाई भाग दोगे तो संख्या छोटी हो जाएगी ना। इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताओ, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 90। तो 90 का भाग लगाओगे आप, भाई 90 का भाग लगाओगे आप 144 में। 144 के अंदर भाग लगाओगे, कितना बचेगा भाई? एक बार ही जाएगा। कितना भाई, कितना बचा भाई? 54। अब इस 54 का क्या करोगे? इस 90 में भाग लगाओगे। इस 54 का इस 90 के अंदर क्या लगाओगे? भाग लगाओगे। ठीक है भाई, इस 90 के अंदर भाग लगाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी एक बार गया। ठीक है, तो कितना बचा भाई? 36। 36 बचा। तो इस 36 का क्या करोगे? इस 54 के अंदर भाग लगाओगे। इस 36 का भी क्या करोगे आप? इस 54 के अंदर क्या लगाओगे भाई? भाग लगाओगे। ठीक है भाई, 54 के अंदर भाग लगाया तो कितनी बार गया भाई? एक बार गया। कितना बचा है भाई? 18। भाई सॉरी, 36, कितना बचा भाई? 18 बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस 18 का भाग किस में लगाओगे आप? 36 में। तब तक भाग लगाना है, तब तक आपके सामने शेषफल कितना ना आ जाए भाई? 0 ना आ जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, कितनी बार गया भाई? पूरा गया। शेषफल कितना आया है भाई? 0 आया। आप सोच रहे हो ऐसे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लें, आसान रहेगा। भाई ये तो छोटा प्रश्न है, अगर बड़ा प्रश्न आ जाए तो उसमें ये आसान पड़ता है। ठीक है भाई, बड़ी बड़ी दो संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ निकालना है, जैसे 12,000 कुछ आ जाए, ठीक है भाई, 15,000 ऐसे कुछ बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, तो उसका एचसीएफ भाग विधि से आसानी से निकल जाता है। ठीक है भाई। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ इसको भाग विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकाला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाना है इसमें, जो संख्या आती है उसका फिर इधर भाजक में भाग लगाते जाना है। तो आपने देखा है शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जो अंतिम भाजक,
अंतिम भाजक कौन था, ये है। ये अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा भाई, अंतिम भाजक। भाई अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है भाई, अंतिम भाजक ही एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, इसको नोट कर लिया जाए। हाँ, देखो देखिए आगे बात करते हैं, देखो सवालों के ऊपर आ गए। देखो देखिए जो पहला सवाल है आपके सामने, बहुत प्यारा सी लग रहा है आपको। हाँ, अगर इसकी बात करें हम, भाई इसकी बात करें हम, बात करें ना हम, तो ये सेकंड ग्रेड आरपीसी सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आया है। ये सवाल 2013 के अंदर आया है, चाहे उठा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, तो देखो बात लिखी गई इस, ठीक है भाई। देखो देखिए अगर बात करें, इसने बोला है किसी संख्या है, कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं n है, किसी संख्या को 136 से भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है भाई, 136 से भाग दिया जा रहा है। तो इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 36 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका रिमाइंडर, 36 आ रहा है। तो यदि इसी उसी संख्या को, मतलब उसी संख्या का मतलब हो गया n, यदि n को अगर मैं 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, इसका मतलब है अगर n को मैं 136 से भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आ रहा है भाई, 36 आ रहा है। अगर इसी n को मैं 17 से भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आएगा, ये पूछा है। तो इसके लिए आप देखो, ये देखो ये आपके सामने ये है। मुझे एक बात बताओ, ये 17 का मल्टीपल नहीं है क्या, ये जो संख्या है ये 17 का मल्टीपल है। हाँ, जाहिर सी बात है, बाप का भाग लगाओ चाहे उसके बेटे का भाग लगाओ, शेषफल तो सेम ही आएगा ना। हाँ, बेटे का भाग लगाओगे तो शेषफल थोड़ा छोटा आ जाएगा। हाँ, इसका बाप का भाग लगाओगे तो शेषफल बड़ा आ जाएगा। बात इतनी सी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो इसका ही तो फैमिली मेंबर है, बड़ा मेंबर है, इसलिए शेषफल बड़ा आ रहा है। हाँ, तो आप क्या करोगे, इस 36 में इसका भाग लगा दो, शेषफल को और छोटा कर दो क्योंकि छोटा मेंबर है। 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 2 बच जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका शेषफल कितना आ गया भाई। ये कंडीशन कब फॉलो होगी भाई, जब ये इसका मल्टीपल हो। आपको पता है 17 आटा कितना होता है भाई, 136 होता है। ठीक है, ये इसका मल्टीपल है, इसका मतलब इसकी फैमिली का ये। अगर इसकी फैमिली का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है भाई, 36 आ रहा है। अगर इसका भी भाग लगोगे तो शेषफल कितना आएगा भाई, 36 ही तो आएगा। हाँ, क्योंकि फैमिली मेंबर ही तो है। अब 36 में, अब 36 को तोड़ना पड़ेगा भाई, भाई 36 में और भाग जा रहा है। हाँ, तो तोड़ेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया भाई, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इस सवाल के बारे में। हाँ, ये सवाल है, अगर मैं देखो इसमें से अगर मैं 3 की पावर, देखो पहले बात तो ये है, ये किससे विभाज्य है। अगर ये पूछा, ये आपके सामने ये संख्या है, ये किससे विभाज्य है, तो आप देख रहे हो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। 3 की स्क्वायर घात कितनी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देखो 3 + 3 + 3 + 3, 3 का योग हमेशा 3 से ही तो विभाज्य होगा। क्या ये 3 से, इसमें 3 छुपा हुआ है क्या कहीं पे, नहीं। इसमें भी 3 छुपा हुआ है क्या, नहीं। क्या इसमें भी 3 छुपा हुआ है क्या, नहीं। इसका एक ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अरे हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 का भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 3 है, अगर 3 में 3 भी जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई, 6। 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 9। 3 + 3 + 3 + 3 कितना जाएगा भाई, 12। तो ये 3 का योग भी 3 से तो डिवाइड होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब इसमें तो 3 छिपा हुआ ही नहीं है कहीं पे। तो इसलिए पहले तो आपको ये देखना है। अब ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, अब इसको लॉन्ग कट भी देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 25 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 1। यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 3 की पावर 1 बच जाएगी। यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर क्यूब बच जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये होगी 3 की पावर 25, ये हो गया आपके सामने 4, और ये हो गया आपके सामने 9 + 27। तो ये बताओ देखिए कितना हो गया, 3 की पावर 25, ये हो गया भाई आपके सामने 40 हो गया। 40 हो गया। क्या इससे मैं 3 तोड़ सकता हूँ क्या, 3 तोड़ दूंगा, तो इधर कितना बच जाएगा भाई, 3 की पावर 34 बच जाएगा।
25 24 बच जाएगा ना भाई। क्या 40 में से 10 ले सकता हूँ भाई? 10 ले लूंगा तो इधर कितना बचेगा भाई? 4। तो ये देखो किसका मल्टीपल आया भाई? 30 का ही तो आया। 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 24। तो ये किससे विभाज्य होगा भाई? 30 से तो जरूर होगा। ठीक है भाई। भाई इसमें 30 का भाग लगोगे तो 30 से 30 कट जाएगा ना। हाँ तो ये है, नोट कर लिया जाए। देखो देखिए आगे बात करते हैं हम आगे। देखो आप, यदि किसी संख्या x को, ये बोल रहा है जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे भाई। यदि कोई संख्या है x, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाए, मतलब इसमें किसी का भाग लगा रहे हैं, तो विभाजक जो ये जो भाजक है, ये भागफल का तो 4 गुना है, भागफल का कितना मल्टीप्लाई है? 4 मल्टीप्लाई है, और शेषफल का कितना है? 2 गुना है। यदि इसने शेषफल कितना दिया है भाई? 80 दिया है, तो ये शेषफल का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 गुना करोगे तो 160 आ जाएगा। अब ये इसका 4 गुना है, इसका कितना है? 4 गुना है भाई, इसका 4 गुना है, ये 4 मल्टीप्लाई है। आपको इधर आना है वापिस, तो इधर भाग भाई, इधर इसने बोला है इसका 4 गुना है ये। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन आपको इधर वाली संख्या चाहिए तो आप 4 का भाग लगा दो ना भाई। किसका भाग लगा दो आप? 4 का। तो हमें इधर वाली संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 40। देखो 40 का 4 गुना है तो कितना आएगा भाई? 160। तो आपको इसका x का मान बताना है, तो x कैसे आएगा आपको मुझे बताओ। इसको और इसको गुणा करोगे, 160 और 40 को गुणा करोगे, प्लस शेषफल को जोड़ दोगे, 16 चौक 6400 हो जाएगा भाई, प्लस 80। ये 6480 हो जाएगा। कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं इसकी। एक भाजक है और भागफल का 15 गुना है। ठीक है भाई। देखो, और शेषफल का 3 गुना है, तो आपको भाज्य ज्ञात करना है। मतलब आपको ये ज्ञात करना है, भाज्य आपको तो ज्ञात करना है। ठीक है भाई। हाँ, अब इसने क्या बोला है? भाजक है, भागफल का 15 गुना है। ठीक है भाई। भाई इसका तो कितना मल्टीप्लाई है? 15 मल्टीप्लाई है, 15 मल्टीप्लाई है। ठीक है। हाँ, और और शेषफल का कितना गुना है? ये 3 गुना है। शेषफल का कितना गुना है भाई? 3 गुना है। तो इसने शेषफल दिया है भाई 40। शेषफल कितना दिया है भाई? 40 दिया है। तो 40 का 30 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। अब बताओ, देखिए आप करें तो 120 आ जाता है। तो आपको नहीं पता चलता है तो 15 का भाग लगा दो। आपको पता है 15 एंटी कितना होता है भाई? 120 होता है। 15 एंटी कितना होता है भाई? 120 होता है। या फिर आप 120 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। तो ये भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य क्या कैसे आ जाएगा भाई आपके सामने? इसको और इसको गुणा करोगे। हाँ, 12 एंटी 6 में 960 प्लस 40, तो ये कितना हो गया आपके सामने? 1000 आ गया। ठीक है भाई। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, आसान सवाल ही है। देखो देखिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पेड़ है भाई। देखो देखिए, इसने बोला है जब n को 17 से विभाजित किया जाए, कोई संख्या n है, इसको हम 17 से विभाजित कर रहे हैं, तो भागफल 182 के बराबर आ रहा है। ठीक है। चलो, ऐसा सवाल है क्या? चलो, इसने बोला है कोई n है, इसको हम 17 से विभाजित कर रहे हैं। किससे विभाजित कर रहे हैं भाई? 17 से विभाजित कर रहे हैं, तो भागफल 182 आ रहा है। और शेषफल के बीच में अंतर कितने का है भाई? 175 का है। इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताओ, जो आपके सामने ये रिमाइंडर है, तो इसने बोला है भागफल और शेषफल के बीच में अंतर कितना है भाई? 175 का है। इसका मतलब इसके बीच में अंतर है 175 का। तो 175 घटा दो भाई, तभी तो अंतर आ पाएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, जोड़ोगे थोड़ी भाई, जोड़ दोगे तो भी अंतर आएगा, घटाओगे तो भी अंतर आएगा, लेकिन घटाओगे, जोड़ोगी तो आप बताओ 3 अंकों की संख्या आएगी, लेकिन भाग किसका दे रहे हैं? 2 अंकों की संख्या का ही भाग दे रहे हैं ना। हाँ, तो शेषफल 2 अंकों में आ सकता है, 1 अंक में भी आ सकता है। ठीक है भाई। हाँ, तो आप इसको घटाओगे तो कितना आ गया भाई? 7। इसका मतलब शेषफल 7 है आपके सामने। ठीक है, कुल मिला के ये है। तो आपको n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान कैसे ज्ञात करोगे भाई? इसको और इसको गुणा करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 182 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस 7 जोड़ सकते हो। ठीक है भाई। हाँ,
तो आपके सामने आ जाएगा ये हो जाएगा आपके सामने 30 हो गया। इसमें आप 7 जोड़ोगे तो आपके सामने ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 3101 आ जाएगा। बात करते हैं आगे। इसने बोला है विभाजन के एक पर्सन में हमने भाजक और भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए, इसने बोला है यदि ए क्या है आपके सामने भाजक है और बी क्या है आपके सामने भाज्य है। पहले तो हम बात करते हैं जो ए है ये तो है भाजक है, ठीक है, भाज्य भाज्य, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन जो बी है, बी क्या है भाई भाज्य है, बी क्या है आपके सामने। लेकिन इसने क्या बोला है आगे देखो, देखिए प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। भाजक भागफल का 4 गुना है। भाई ये भागफल का ये जो भाजक आ रहा है ये कितना गुना है भाई, 4 गुना है। तो ये भागफल का 4 गुना है। आपको भागफल चाहिए तो 4 का भाग लगाओगे ना भाई, 1/4। अब इसने क्या बोला है शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का कितना गुना है भाई, 2 गुना है। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर का कितना गुना है भाई, 2 गुना है। ठीक है भाई, तो आपको रिमाइंडर का 2 गुना है, आपको रिमाइंडर चाहिए तो वापिस उल्टा आना पड़ेगा ना। तो उल्टा आने के लिए आप इसमें क्या कर दोगे, 2 का भाग लगा दोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसने पूछा है, तो आपके सामने ये रिलेशन आ रहा है, तो आपको इसका मतलब है हम भाजी तो निकाल सकते हैं, केवल भी तो निकाल सकते हैं भाई। बी क्या आ जाएगा आपके सामने, एक और इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भाई ए मल्टीप्लाई A/4 प्लस A/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो गया जाएगा भाई बी, तो हो जाएगा आपके सामने A² / 4 प्लस A/2। देखो 4 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा तो A² + 2A। ये 4 भाग में तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा भाई, तो A+2 कहाँ पे मिल रहा है क्या, ये रहा। ठीक है भाई। हाँ, तो भाई चलते हैं फिर, यही बात थी, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप भी कर सकते हो। देखो देखिए, इसने बोला है 2 धनात्मक संख्या है, संख्याओं में अंतर, मतलब 2 संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, 2 संख्या है ए और बी, उसका अंतर कितना देर का आपके सामने 2001 देर का है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी है भाई, बड़ी संख्या ए ही तो है भाई। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो प्लस में आंसर आएगा। अगर बड़ी संख्या मान लेते हैं बी है, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आना चाहिए ना। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। ये कौन सी संख्या है पहले लिखी, जो ये तो बड़ी है और ये छोटी है। तो इसने बोला है साफ साफ बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या कौन सी है भाई, ए है, इसमें छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। ठीक है भाई, ए में हम अगर बी का भाग लगाएं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएं, लगाने पर भागफल तो 9 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है भाई, 41 आ रहा है। तो इसने पूछा है तो बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी है भाई, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। हाँ, तो आपको बड़ी संख्या है, पहले बड़ी संख्या ज्ञात तो करनी पड़ेगी ना, ए ज्ञात करना है आपको। ए क्या आएगा भाई, 4 कितना 9b भाई, 9b आ जाएगा, 9b + 41, 9b + 41 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो समीकरण 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। अब ये ए का मान यहाँ पे रख दें क्या भाई, ये ए का मान है, ये समीकरण 1 में रख दें क्या, तो ये हो जाएगा 9b + 41 - b बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2001। तो यहाँ से हो जाएगा 8b, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 960। ठीक है भाई। तो मान कितना है आप मुझे एक बात बताओ, 8 का भाग लगा देंगे, ठीक है, हाँ, तो 60। ठीक है भाई। हाँ, तो बी का मान कितना है भाई आपके सामने, एक सेकंड, हाँ भाई 1960 हो गया। हाँ 2001 है ना भाई, मैंने 200 कुछ हजार देख लिया क्या भाई इसमें। हाँ, चलो बात करते हैं, 1960 में आप 8 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 245 आ जाएगा। आगे बात सुन में,
अब मुझे एक बात बताओ, इसने ए का मान पूछा है, ए का अंकों का योग पूछा है, तो क्या आएगा भाई 2001, ये बी माइनस का है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का, और बी का मान रख देते हैं यहाँ पे। देखो देखिए 2001 प्लस 243। अब तो आप इसको चाहे जोड़ भी सकते हो, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, तो हम ऐसे निकाल रहे हैं। इसका अंकों का योग कितना आ रहा है भाई 3, इसका अंकों का योग कितना आ रहा है भाई, इसको और इसको काट दिया जाए, या फिर काटना तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये कितना हो गया भाई 9 और 2 11। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई, अंकों का योग कितना जाएगा भाई 14, ठीक है भाई। हाँ, काटा क्यों नहीं, यहाँ पे देख रहे हो आप, दो अंकों का योग दो अंकों में आ रहा है, इसलिए काटा नहीं, अगर काट देता तो एक अंक में ही बन जाता ही। हाँ, तो बात करते हैं आगे। इसने बोला है किसी संख्या को, इसने बोला है किसी संख्या, मान लेते कोई संख्या n है, इसको हम 342 से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है भाई 47 बच रहा है। यदि इसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए, इसका मतलब ये बोल रहा है यदि इसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए, हाँ, अगर 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। पहले तो ये देखो ये इसका मल्टीपल है क्या, पहले तो ये देखो ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। देखो, हाँ देखो 18 कम 18 162 बच गया, 18 नाम 162 हो गया भाई, ठीक है। हाँ, 19 बार ही मल्टीपल है ना भाई इसका, तो हाँ इसका मतलब ये मल्टीपल है, इसका मतलब ये इसी, देखो ये 342 की तो फैमिली है 18, हाँ भाई इस फैमिली, देखो ये फैमिली है, इसका शेषफल 47 आ रहा है, तो इसका भी शेषफल कितना आना चाहिए भाई 47 ही तो आना चाहिए, लेकिन ये छोटा है इसलिए शेषफल थोड़ा छोटा हो जाएगा, और क्या है 18 दूनी 36, ठीक है भाई। हाँ, इसका शेषफल आपके सामने आ गया 13, ठीक है भाई, ये हो गया इसका रिमाइंडर, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमने पहले भी किया था। ले, देखो देखिए, देखो बात करते हैं हम आगे इसके बारे में। एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने, हाँ 11 ही तो बच रहा है भाई, 36, 18 दो 36, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड, इस पल 11 बचेगा। बात करते हैं आगे हम, इसको नोट कर लिया जाए भाई, बता दिया करो भाई। हाँ, माइंड में कोई आगे के नंबर चल जाते हैं ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। देखो देखिए, इसने बोला है एक संख्या को, कोई संख्या है मान लेते हैं n है, इसको हम, इसको हम 899 से विभाजित कर रहे हैं, होने पर कितना शेषफल दे रही है भाई 63 शेषफल दे रही है। यदि समान संख्या, मतलब संख्या वही है n, इसको अगर हम 29 से विभाजित कर देते हैं तो कितना शेषफल देगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी फैमिली रही होगी, तभी तो ये सवाल पूछ रहा है। वही काम करना है, 63 में 29 का भाग लगाना है, ठीक है भाई। हाँ, तो 58 3 2 5, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, यही तो शेषफल बचेगा भाई। देखो बात करते हैं आगे। इसने बोला है एक संख्या को, कोई संख्या है n, इसको अगर हम 1003 से भाग लगाएं, 1003 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना देती है भाई 209 देती है। यदि सेम संख्या को, है ना, सेम संख्या है ये, सेम समान संख्या, यदि समान संख्या को, यदि आपके सामने ये समान संख्या है, अगर इसको हम 59 से भाग लगाएं तो ये कितना शेषफल देगी, ठीक है भाई। हाँ, तो आपको क्या करना है, अब कहीं ना कहीं ये इसका मल्टीप्लाई रही होगी भाई, ठीक है, तभी तो ये सवाल पूछ रहा है। ऐसे नहीं आप चेक करने बैठ जाओ भाई ये मल्टीप्लाई है नहीं है, अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आप निकाल भी नहीं सकते, ठीक है भाई। हाँ, तो आप देखो देखिए ये कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार ही जा रहा है, ठीक भाई। 3 बार ही तो 150 हो जाएगा, 150 कुछ हो जाएगा, 4 बार ही चले जाएगा, ठीक भाई। हाँ, तो 4 बार ही जाएगा, तो ये हो गया आपके सामने 177,
ठीक है। हाँ 59 ये। हाँ देखो देखिए, हाँ 3 बार ही जाएगा भाई, 3 बार ही जाएगा। हाँ 177 हो जाएगा। तो 177 हो जाएगा तो कितना बच गया भाई, 32 बच गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया आपके सामने, 32 आ गया। ठीक है। हाँ तो फिर चले हम आगे। देखो बात करते हैं आगे अब। हाँ क्या पूछा है इसने, यदि कोई पूर्णांक n को, यदि कोई पूर्णांक n है, इसको हम 5 से विभाजित कर रहे हैं, किया जाता है, किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। कितना बचता है, 2 बचता है। यदि 7n को, मतलब यदि 7n है, इसका मल्टीप्लाई 7 है, यदि इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो शेषफल कितना बचेगा। देखो इसने संख्याओं को 7 से गुणा किया है, बताओ अभी तक तो ये सेम है। अगर इसको 7 से गुणा नहीं करूं तो आपको बताओ ये अभी तक तो सेम है। अब आपको पता है बराबर के इधर 7 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी आपको 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इसमें 5 का भाग लगा देते हैं तो ये 14, तो ये शेषफल कितना बचेगा भाई, 4 बच जाएगा। ठीक है। देखो देखिए ऐसे इसको है, यदि कोई पूर्णांक ए है, ए को भी इसने 8 से विभाजित कर रहा है, बी को भी इसने 8 से विभाजित किया है। किससे विभाजित किया भाई, 8 से। विभाजित करने पर यहाँ पे तो शेषफल बच रहा है 5, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है भाई, 7। तो इसने बोला है जब ए बी को 8 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष क्या आएगा, बताओ ए बी कैसे आएगा। मुझे एक बात बताओ ए बी कैसे आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ए बी आएगा। लेकिन इस ए बी को आप देखो, बराबर की इधर वाली संख्या को बराबर की उधर वाली संख्या को किसे मल्टीप्लाई करना है भाई। देखो देखिए अब मुझे एक बात बताओ भाई, एलएचएस को एक साइड में मल्टीप्लाई करें और इसको आप, तो ये आएगा। मुझे एक बात बताओ यही तो आएगा। अब 64 क्या है, 8 की तो फैमिली है। 64 क्या है, 8 की तो फैमिली है। तो इसने बोला है 64 से बड़ी संख्या से भाग ना दो, आप इसको क्या करो 8 से ही दे लो। ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा। अब आपको पता है ए बी किसे है, इधर वाले को गुणा किया, तो इधर भी आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपके सामने 35, और 35 में 8 का भाग लगाओगे, 8 चौक 32। ठीक है भाई, और 3 35। और ले जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई आगे। देखो देखिए बात करते हैं, यदि किसी संख्या को, कोई संख्या है, इसको 129 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 27 बचता है। ठीक है। यदि इसी संख्या के 4 गुने को, मतलब कोई संख्या है, देखो वही संख्या है भाई, देखो यही संख्या है आपके सामने, इस संख्या है, इस संख्या के 4 गुने को, 4 गुने को अगर हम 86 से भाग लगाएं, 86 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या बचेगा। देखो देखिए अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये 86 की फैमिली है भाई, 86 की, देखो क्या है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाए तो शेषफल 27 बचता है। ठीक है भाई। यदि इसी संख्या के 4 गुणे को, ठीक है, 4 गुणे को अगर हम 86 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। भाई आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखो देखिए, इसका 4 गुणा करोगे ना भाई, इसकी फैमिली बन जाएगी। ठीक है। देखो देखिए इसका मतलब है यहाँ पे संख्या को 4 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है। तो रिमाइंडर को भी हम 4 से ही गुणा करेंगे। तो ये हो गया आपके सामने 86, 86 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ काट दे क्या, 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके सामने 43। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से काटा है, किससे काटा है हमने, ये ध्यान रखना है, 2 से काटा है भाई, किससे काटा है हमने, 2 से काटा है। तो यहाँ पे आपके सामने 43 हो गया। अब 27 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 54, और 54 में आप 43 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा भाई, 11। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा 11। लेकिन 2 से काटा है तो इसको 2 से गुणा कर देना, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके सामने 22। है क्या कहीं पे 22, ये रहा। ठीक है। ये काम करना है। देखो देखिए ऐसे ये है, यदि किसी संख्या को 21 से गुणा किया जाए, 21 से भाग दिया जाए, सॉरी 21 से भाग दिया जाए,
संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल 13 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 13 बचेगा। यदि इस संख्या के वर्ग को वर्ग के 3 गुने को, इसने बोला है इसी संख्या के इसी संख्या है इसका वर्ग करना है, इसी संख्या के वर्ग के तिगुने को इसको 3 से गुणा करना है, तो तिगुने को उसी भाजक से, उसी भाजक का मतलब हो गया 21 से भाग लगा दिया जाए, है ना, तो शेषफल कितना बचेगा। तो वही काम करना है भाई, इधर संख्या का वर्ग किया जा रहा है और 3 से गुणा किया जा रहा है, तो इधर भी रिमाइंडर को आपका इसका भी वर्ग करोगे और इसको भी 3 से गुणा करोगे, ठीक है। अरे इसमें किसका भाग लगाओगे आप? 21 का। मुझे एक बात बताओ, देखो मैं काट लेता हूँ, मेरे लिए आसान पड़ जाता है काम। हाँ देखो देखो काट लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ठीक है भाई, 3 से कट रहा है, यहाँ पे आ गया 7। किससे काटा है ये ध्यान रखना भाई, 3 से काटा है, ठीक है भाई। हाँ अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना गया? 169/7। शेषफल कितना बचा है भाई आपके सामने, मुझे एक बताओ। हाँ 7 दूनी 14, 29, एक बच गया भाई शेषफल। शेषफल कितना बचा है भाई? हाँ वो तो ऑप्शन में नहीं है भाई। हाँ देखो देखिए, हाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? इसमें भाग लगाओगे आप इसमें, तो रिमाइंडर बचा भाई आपके सामने एक रिमाइंडर बचा, लेकिन ये एक रिमाइंडर नहीं है, आपने इसको 3 से गुणा किया है, 3 से गुणा किया, 3 से काटा है भाई, जिसी का घाटा होगा उसी से जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपके सामने? 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ तो ये ध्यान रखना है, आपने इसको 3 से काटा है, इसलिए आगे जाके आपको रिमाइंडर को 3 से वापस गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे। हाँ अब आगे बात करते हैं हम, बात करें आगे हम। देखो देखिए, हाँ देखो, इसने बोला है जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, मान लेते कोई धन पूर्णांक n है, इसको हम d से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल 15 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 15। जब उसी संख्या को 10 गुने को, इसी संख्या है मतलब संख्या ये है, इसके 10 गुने को, इसके 10 गुने को d से विभाजित किया जा रहा है, मतलब d से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल 6 बचता है। इसने कितना बोला है भाई? शेषफल कितना बचता है भाई? 6 बचता है। तो आपको d का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। d का कम से कम छोटे से छोटा मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है, पहले सवाल को इसको इसको देखो, आप इसको भूल जाओ, बात देखो इसकी। इसने बोला है कोई संख्या n है, इसको d से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है भाई? 15 बच रहा है। अगर इसके 10 गुणे को भी d से विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब 15 का 10 गुना भी होगा ना, शेषफल ये बचना चाहिए था ना भाई। शेषफल कितना बचना चाहिए था भाई? 150 बचना चाहिए था भाई, 150 बचना चाहिए था। लेकिन ये शेषफल कितना बचा रहा है भाई? ये शेषफल बचा रहा है आपके सामने भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, ऐसे तो आएगा नहीं। देखो देखिए, इसने बोला है n को, अगर कोई संख्या n है, इसको अगर d से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल 15 बच रहा है। यदि इसी संख्या n को d से विभाजित करें, ठीक है, और इसके 10 गुणे को, ठीक है, n के 10 गुणे को d से विभाजित करें, तो शेषफल 6 बचता है। लेकिन इसने बोला है अगर आप आपके हिसाब से बताओ, अगर कोई संख्या n है, इसको d से विभाजित करें तो 15 शेषफल बच रहा है। इसके 10 गुणे को भी इससे d से विभाजित करते हैं, तो शेषफल भी 10 गुना ही तो होगा भाई, पहले बात तो ये। तो शेषफल इसका 150 बचना चाहिए था। शेषफल कितना बचना चाहिए था भाई? 150 बच रहा है। लेकिन ये 150 शेषफल नहीं बच रहा, इसने बोला है शेषफल केवल 6 बच रहा है। इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताओ, शेषफल इसका मतलब है 6 बच रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब है 144 है ना, प्लस 6 भाई, 150 में से केवल 6 ही शेषफल बच रहा है। इसका मतलब बाकी की संख्या डी से कटी जा रही है, मतलब डी का भाग जा रहा है उसके अंदर, पूरी संख्या के अंदर। हाँ भाई 144 में पूरा पूरा डी का भाग जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है? केवल 6 बच रहा है। इसका मतलब है वो संख्या या तो 144 होगी या फिर इसका कोई गुणनखंड होगी। अब मुझे एक बात बताओ, 144 है, 144 का आधा देख लो आप, कितना होगा? 72।
72 का आधा देख लो 36, 36 का आधा देख लो भाई 18। ठीक है। अब देखो देखिए ये तो है आधा 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 की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ 18 का आधा 9, क्या 9 हो सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ क्या 9 हो सकता है क्या? भाई 9 तो नहीं हो सकता। आ रहा है भाई शेषफल आ रहा है 15। इसका मतलब है जो डी का मान हमेशा भाई ये ध्यान रखना है, का मान हमेशा 15 से ज्यादा ही होगा। अब आई ना बात समझ में? मैंने बोला था आपको इस ध्यान रखना है, जो भाजक का मान हमेशा शेषफल से ज्यादा ही होता है, इसका मान 15 होना चाहिए। इसका मतलब आप 9 नहीं ले सकते। ठीक है। ये तो हो गया है। देखो ये हमने 1/2 1/2 किया था, ये आ गया। अब हम 1/3 भी कर सकते हैं क्या? अगर 1/3 करें इसका, है ना, 144 का, तो कितना आ जाएगा आपके सामने? हाँ, 48 का 1/, फिर इस 48 का आधा कर लो 24, 24 का आधा 12। इसका मतलब है, मुझे एक बात बताओ, इसका न्यूनतम शेषफल देखो, अभी तक 12 12 भी नहीं आ सकता। भाई हमने 1/2 करके देख लिया, 1/3 भी करके देख लिया, अगर हम 1/4 करके देख ले तो क्या हो जाता है? हाँ, 30, 36 का आधा 18 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 1/5 भी करके देखें तो अब मुझे एक बात बताओ, हाँ कितना आ सकता है सबसे छोटी संख्या? 1/6 करके देखते हैं भाई। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 हो जाएगा भाई। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कितना हो सकता है भाई, बताओ। 1/6 से भी नहीं हो रहा, 1/7 देख लो, और कोई छोटी संख्या मिल रही है कि? ऐसे देखो आप, 1/8 देख लो। हाँ, हो रहा है भाई, सबसे छोटी संख्या 16 आ रही है भाई। 16 में 144 होता है भाई। ऐसे तो 12 ना 12 भाई होता है। हाँ, तो सबसे छोटी संख्या देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी भाई? 16 आएगी। 16 से छोटी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि 16 देखो, इसका मान डी का मान 15 से बड़ा होगा, तो 15 से बड़ा मिल गया भाई, 16 ही तो मिल गया। 16 के पहाड़े में आ रहा है भाई 144 आ रहा है ना भाई। तो इसलिए इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है भाई? 144। और अधिकतम मान पूछे तो भाई इसका न्यूनतम मान, तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा भाई? इसका मिनिमम मान 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेषफल से ज़्यादा होना चाहिए। और डी का मैक्सिमम मान पूछे, मैक्सिमम मान, तो ये इसको इसको काट रहा है, तो यहाँ से बड़ी संख्या आ जाए तो इसको थोड़ी काट पाएगी। इसका मतलब 144 हो सकता है। ठीक है, ये है। हाँ, अगर बात करें आगे, कोई धनात्मक पूर्णांक n को, अगर n को 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 2 बच रहा है, तो इसमें से कौन सी संख्या को विभाजित करें तो शेषफल कितना बच जाए? 0 बच जाए। अब मुझे एक बात बताओ, या तो हम एक काम कर सकते हैं भाई, देखो बराबर के इधर जो काम किया जा रहा है भाई, आपको शेषफल 0 बचाना है, तो या तो हम ये काम कर सकते हैं, इसमें से 2 घटा दें और इसमें से 2 घटा दें, तो शेषफल यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई? 0 बच जाएगा। इसका मतलब n-2 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल 0 बच जाएगा, क्योंकि n में भाग लगाने पर तो शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, 2 एक्स्ट्रा ही तो बच रहा है। इसका मतलब n में से अगर 2 कम कर दे तो शेषफल 0 बचेगा। हाँ, दूसरी बात, हम इसमें 5 जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें भाई? 5, तो शेषफल कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा बताओ? 0 ही तो बचेगा। शेषफल कितना बचेगा भाई? 0। ये हो गया इसका रिमाइंडर, तो इसका मतलब हो गया n+5। ठीक है भाई, इसको नोट के लिया जाए, आगे बाद में बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसने बोला है दो संख्या है अलग अलग, मतलब एक संख्या तो a है और एक संख्या b है, इसको 33 से भाग दिया जा रहा है। दोनों को किससे भाग दिया जा रहा है भाई? 33 से भाग दिया जा रहा है। तो जब 33 से भाग दिया जा रहा है, हाँ, तो एक में तो शेषफल 21 बच रहा है और एक में शेषफल कितना बच रहा है भाई? 28 बच रहा है। तो इसने बोला है यदि उन दोनों संख्याओं का योग, मतलब a प्लस बी में अगर आप 33 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो इधर योग किया जा रहा है तो इधर भी योग कर दो भाई। भाई इधर भी योग कर दोगे आप, ठीक है। तो आपके सामने ये कितना बच जाएगा भाई? इसमें भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई? 16 बच जाएगा। ठीक है, हाँ,
16 बच जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। इसने बोला है बता दे पी एक अभाज्य संख्या है। पी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी संख्या है। 3 से बड़ी तो भाई अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 ऐसे ये होती है। लेकिन पी कोई अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है। इसका मतलब इनमें से कोई एक है। ठीक है, तो 3 से बड़ी है तो कोई भी संख्या ले सकते हो ना आप। हाँ ठीक है भाई, इसका मतलब है 3 से बड़ी है। जब पी स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? इसने बोला है पी स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? अब मुझे एक बात बताओ, पी क्या है? अभाज्य संख्या है। पी क्या है? अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ी संख्या ले लो आप कोई भी, जैसे हम ले लेते 5 प्लस 19 अपॉन 12, या तो 12 का अलग अलग भाग लगा लो, या तो आप 12 का अलग अलग भाग लगा लो। देखो 12 का भाग 25 में लगाओगे, ठीक है, 12 का भाग आप 19 में लगाओगे तो शेषफल देखो यहाँ पे 12 दूनी 24, एक बच जाएगा, और 12 और 7 कितना बचेगा भाई? शेषफल 8। ठीक, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं इसके बारे में हम। ये क्या कहता है? देखो देखिए, जब धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17। देखो एक्स से, एक्स को किससे भाग देना है आपको? ठीक है, बात खत्म। एक्स को आपको 31 से भाग देना है। वाई को आपको किससे भाग देना है भाई? वाई को भी 31 से, और जेड को भी आपको 31 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे तो शेषफल 17 बच रहा है, यहाँ पे 24 बच रहा है, और यहाँ पे आपके सामने 27 बच रहा है। ठीक है, तो आपको इसने बोला है, इसने ये बोला है भाई 4x माइनस 2y प्लस 3z, इसको अगर आप 31 से भाग लगाओ तो शेषफल कितना बचेगा? तो अब यहाँ पे देखो x का 4 गुणा किया जा रहा है। x का कितना गुणा किया जा रहा है भाई? 4 गुणा। तो शेषफल का भी 4 गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो भाई 17, देखो यहाँ पे x का 4 गुणा किया जा रहा है तो हम शेषफल का भी 4 गुणा करेंगे। यहाँ पे y का 4 गुणा किया जा रहा है, इसका मतलब 24 का भी 2 गुणा किया जा रहा है तो इसका भी 2 गुणा करेंगे। और जेड का 3 गुणा किया जा रहा है। देखो जेड का 3 मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 27 का भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, हो गया भाई 68, ये हो गया भाई 48, और ये हो गया आपके सामने 81, और ये हो गया आपके सामने, ये हो गया आपके सामने 20 प्लस 81। ठीक है भाई? हाँ, तो ये हो गया आपके सामने 101। हाँ, हाँ, तो आप बताओ देखिए इसमें शेषफल कितना बचेगा आपके सामने? ये हो गया 20 दिया, 3 बारी चला जाएगा ना भाई, हो जाएगा, और 93, और ये 7 और 1 8, शेषफल कितना बच जाएगा भाई? 8 बच जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बच जाएगा। हाँ, बात करते हैं इसकी। ऐसा ही सवाल है, इसने बोला है ए को, तो आप आगे बात करनी नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है? ए है, तो यहाँ पे ए को भाग देने पर कितना आ रहा है भाई? देखो ए को भाग देने पर 9 आ रहा है, ठीक है, बी में भाग देने पर 7 आ रहा है, और सी में भाग देने पर कितना आ रहा है भाई? 10 शेषफल आ रहा है, और किसे भाग दिया जा रहा है? 13 से। तो ए की जगह कितना है? 9 भाई, यही तो है 9, और बी है तो 2 गुणा बी 7 है, मान रख दो भाई, 5 गुणा सी 10, और इसको किसे भाग लगाना है भाई? 13 से। सीधा ही मान रख दो ना भाई। ए में भाग देने पर शेषफल, देखो ए में 13 का भाग लगोगे तो शेषफल कितना आ रहा है भाई? हाँ, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे ए तो पूछा है, यहाँ पे 2 बी पूछा है भाई। शेषफल देखो, नंबर को 2 से गुणा किया जा रहा है तो शेषफल को भी 2 से गुणा किया जाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, बी में भाग देने पर 7 शेषफल आ रहा है तो शेषफल को भी 2 से गुणा करोगे ना, तो सीधा ही गुणा कर दो भाई। तो ये हो गया 9, ये हो गया भाई 14, और ये हो गया भाई आपके सामने 50। ठीक है भाई? ये हो गया आपके सामने 64, और ये हो गया आपके सामने 73।
और ये हो गया 5 और 3 8। भाई इस पर कितना आ जाएगा भाई, इसके अंदर 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल था, बहुत प्यारा था। बात करें आगे, देखो देखिए, हाँ आगे बात करें। इसने बोला है यदि कोई संख्या n को, दो अंकों की संख्या है, चलो हटो, n को यदि कोई संख्या n है, इसको हम d से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 68 बचता है। यदि 5n को, मैं तो बात यहीं पे खत्म कर देता हूँ। इस 5 को n का 5 गुना किया जा रहा है, n का किससे गुणा किया जा रहा है भाई, 5 गुणा किया जा रहा है, तो इसका मतलब है शेषफल का भी 5 गुना होना पड़ेगा। भाई एन को इसने 5 गुना किया है, आगे बाद में पढ़ूंगा भाई, लेकिन इसने क्या किया है, देखो एन को अगर डी से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 68 बचता है, लेकिन इसने बोला है 5n को डी से विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब n का 5 गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं शेषफल का भी 5 ही गुणा करूंगा भाई। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा आपके सामने 320, हाँ हाँ 334 हो गया, तो 340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके सामने, 340 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है शेषफल कितना बच रहा है, 8 ही बच रहा है। देखो इसके हिसाब से भाई एन में डी का भाग लगाओगे तो 8 से शेषफल आ रहा है, अगर इसका 5 गुना किया जा रहा है, कितना गुना किया जा रहा है, 5 गुना किया जा रहा है, तो शेषफल भी 5 गुना होगा भाई, 340 बचना चाहिए। लेकिन इसने बोला है 340 नहीं बचता है, केवल 8 ही बचता है, इसका मतलब बाकी की संख्या कट गई। इसका मतलब है बाकी की संख्या क्या होगी भाई, कट गई। इसका मतलब है जो ये 340 है, ये पूरा शेषफल नहीं बच रहा, इसमें से 8 निकाल दो तो 332 है ना भाई, ये शेष, ये 332 क्या है, इस डी से पूरा पूरा कटा जा रहा है, डी से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, तभी तो ये शेषफल कितना बच रहा है भाई, 8 बच रहा है। रागियों की बात सुनने, हाँ हाँ, तो डी का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है, आपके सामने ये है, हाँ हाँ आपके सामने ये है, देखो देखिए, तो डी का मान ज्ञात करना है, डी का मतलब है या तो 320 होगा या 320 का कोई गुणनखंड होगा। तो पहले तो मैं इसका आधा कर लेता हूँ, 16 32, ये हो जाएगा 80, हाँ कोई दिक्कत आ रही है क्या, 68 बचता है तो 5 अंक को, ओह एक सेकंड यार, हाँ तो भाई ये आपके सामने में क्या लिख दिया भाई, हाँ तो ये आपके सामने 320, 340 है, क्या लिख रहा हूँ भाई, ये आपके सामने है भाई मजाक हो गया भाई, हाँ 8 से स्पेल बच गया भाई, 332 ही तो बचेगा, इसका मतलब है, कहने का मतलब है डी से ये कट रहा है। ठीक है भाई, अब 332 है आपके सामने, इसका मतलब है या तो 332 होगा या फिर इसका बजे गुणनखंड होगा। ठीक है भाई, या इसका आधा कर लेते हैं पहले तो। अब मुझे एक बात बताओ, 16 होता तो 32 हो जाता, लेकिन एक बच गया 6, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसका भी आधा कर लेते हैं तो कितना आ गया भाई, 8 और 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, हाँ देखो देखिए, देखो बात करते हैं अगले सवाल की। जब किसी संख्या को, कोई संख्या है भाई आपके सामने n है, अगर इसको हम d से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 10 बचता है। ठीक है भाई, और n स्क्वायर को d से भाग लगा रहे हैं। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, इसने बोला है n स्क्वायर को d से भाग लगा रहे हैं, इधर स्क्वायर किया जा रहा है, तो भाई इधर भी हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे, तो शेषफल कितना बचना चाहिए था भाई, 100 बचना चाहिए था। लेकिन इसने क्या बचा है, इसने बोला है शेषफल केवल 4 ही बचता है, शेषफल कितना बचता है, 4, मतलब 100 नहीं बचता है। इसका मतलब जो 96 है, जो 96 है, इसका मतलब है ये डी से कटा जा रहा है, डी से ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो डी के कितने मान संभव है। देखो देखिए, पहले बात तो ये है, ये जो डी है इसका मान हमेशा 10 से बड़ा लेना है। ठीक है भाई, 10 से बड़ा बड़ा मान लेना पड़ेगा, 10 से छोटी संख्या आप नहीं ले सकते। इसका मतलब है ये डी इसको पूरा पूरा काट रहा है,
इसका मतलब जो 96 है इसका ही कुछ अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 भी हो सकता है भाई, 96 भी हो सकता है। अगर इसका आधा करें, हाँ, आधा करें तो 48 भी हो सकता है। इसका आधा करें तो 24 भी हो सकता है, और इसका आधा करें तो 12 भी हो सकता है। 12 का आधा करोगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन शेषफल से तो बड़ा ही होता है ना हमेशा, डी तो हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा ना भाई। हाँ, ये तो हो गया आधा किया। अगर इसका एक तिहाई करें, अगर इसका एक तिहाई करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, और 32 का आधा 16 हो जाएगा। तो इसके कितने मान आ रहे भाई, हाँ, 4 2 6। कितने मान संभव है भाई, 6 मान संभव है। ठीक है, हाँ, बात करें आगे, चले देखो, देखिए आगे बात करते हैं। जब एक संख्या n को एक संख्या d से भाग दिया जा रहा है, कोई संख्या n है, इसको d से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल 52 देता है। लेकिन जब इसके 7 गुने को, बस बात खत्म, बात आगे बढ़नी नहीं है, ठीक है। इसका 7 गुणा किया जा रहा है भाई, तो इधर भी हम इसको 52 को भी किससे गुणा करेंगे भाई, 7 गुणा करेंगे। 52 को किससे गुणा करेंगे भाई, 7 गुणा करेंगे। तो शेषफल इसके हिसाब से शेषफल कितना आना चाहिए था, हाँ हाँ, इसके हिसाब से तो शेषफल 364 आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या बोला है, इसका शेषफल केवल 4 ही बच रहा है भाई। मेरे हिसाब से भाई इसने बोला है n में d का भाग लगा रहे हैं तो 52 शेषफल बचता है। अगर इसके 7 गुणे में d का भाग लगाएंगे तो शेषफल 364 बचना चाहिए था ना, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, 364 नहीं बच रहा है, 4 ही बच रहा है। इसका मतलब है जो 360 है, इसका मतलब जो 360 है इस डी से पूरा पूरा कट रहा है, तभी तो 4 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब है डी का या तो 360 होगा, या फिर 360 का क्या होगा भाई, अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका कोई गुणनखंड होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब है डी के कितने मान संभव है। तो आपको पहले बात तो ये ध्यान रखना है, डी डी हमेशा 52 से बड़ा लेना है। डी हमेशा 52 से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। तो आप देखो भाई 360 है, पहले इसका आधा कर लेते हैं, 180। 180 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 90। 90 का आधा करोगे तो 45, ये इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है भाई। आधा किया पहले, अब मैं इसका एक तिहाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई। एक तिहाई करेंगे तो कितना जाएगा भाई, 120। 120 का भी आधा करोगे, पहले एक तिहाई किया तो 120 आ गया, 120 का आधा कर दो भाई, 60। अब एक चौथाई करते हैं तो कितना जाएगा भाई, 90, ठीक है। हाँ, 1/5 करते हैं भाई, 7 और 2, तो मान आ गए भाई, ये आ गया आपके सामने, 6 मान हो गए इसकी, ठीक है। कितने मान हो गए आपके सामने, 6 मान हो गए इसके। हाँ, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 बचता है। कोई संख्या है, मान लेते हैं a है, इसको अगर हम n से भाग दे रहे हैं, चलो हम ये मान लेते हैं कोई संख्या है भाई आपके सामने n है, इसको अगर हम d से भाग लगा रहे हैं, यदि किसी संख्या मतलब मान लेते हैं n है को एक निश्चित भाजक मतलब मान लेते हैं d द्वारा विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है भाई, 46 बच रहा है। यदि किसी संख्या है, अन्य संख्या मान लेते हैं, ओहो, अन्य संख्या की बात आई तो हम n नहीं मान रहे भाई, ठीक है। एक सेकंड देखो, कोई संख्या है तो इसको मान लेते a है, तो इसको एक निश्चित भाजक है ना, इसको n से भाग दे रहे हैं, और अन्य संख्या मतलब a को n से भाग दे रहे हैं हम, और एक अन्य संख्या मतलब b, इसको भी हम उसी भाजक से विभाजित कर रहे हैं। तो इसमें तो भाई 46 शेषफल बच रहा है, लेकिन यहाँ पे अन्य संख्या कौन सी ले ली भाई, b, और यहाँ पे कितना बच रहा है भाई, 31 शेषफल बच रहा है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष 19 बचता है, तो भाजक का पता लगाइए। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, हाँ, दोनों का योग, अब इन दोनों का योग भी किससे विभाजित किया जा रहा है भाई, आपके सामने 31 से विभाजित किया जा रहा है। तो अब दोनों का योग किया जा रहा है तो इसका भी योग ही करोगे ना भाई, 46 प्लस 31, ठीक है, 46 प्लस 31, इसका भी आप योग करोगे तो वो भी 31 से भाग जाएगा भाई, भाग जाएगा ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, रहेगा आपके सामने, हाँ,
लेकिन इसने बोला है जब इसमें 31 का भाग लगाते हैं, जब इसमें 31 का भाग लगाते हैं भाई, जब इसमें 31 का भाग लगाते हैं तो इसने देखो इस हिसाब से देखो, एक संख्या ए है, इसमें एन का भाग लगाया तो 46, बी में एन का भाग लगाया तो 31 आया। अगर इन दोनों का योग में भाग लगाएंगे तो योग में तो भाई इसका भी जो आपके सामने ये है रिमाइंडर है, इसका भी योग करना पड़ेगा ना भाई। भाई जो शेषफल है इसका भी योग करना पड़ेगा, तो योग में इसका भी योग करेंगे तो शेषफल, तो शेषफल इसके हिसाब से 77 आना चाहिए था। लेकिन इसने बोला है 77 ऐसे नहीं आ रहा है, इसने बोला है जो एलसीएम है वो सॉरी रिमाइंडर है, शेषफल है वो केवल 19 आ रहा है। इसका मतलब जो बाकी की जो संख्या है कौन सी संख्या 58 है, 58 प्लस 19 ये हो गया। इसका मतलब है ये 31 से भाजक का पता लगाइए। अरे सॉरी 31 कहाँ से आ गया भाई, शेषफल 31 है ना, मैं संख्या 31 ले रहा हूँ भाई। शेषफल तो आप संख्या एक सेकंड, एक सेकंड, लंबी क्लास हो गई इसलिए थोड़ा माइंड आउट होने लग गया। देखो देखिए मुझे एक बात बताओ भाई, भाजक तो आपको कोई संख्या है एन है, एन ली थी ना हमने। देखो सवाल को देखो एक बार, इसने बोला है अगर ए में एन का भाग लगाएं तो 46 शेषफल बचता है, बी में एन का भाग लगाएं तो 31 शेषफल बचता है। अगर इसके दोनों के योग में भी भाग लगाएं तो यहाँ पे रिमाइंडर का भी योग करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से तो शेषफल कितना बचना चाहिए था, 77 बचना चाहिए। लेकिन इसने बोला है भाई शेषफल 77 नहीं बच रहा है, 19 ही शेषफल बच रहा है। इसका मतलब जो 58 है वो एन से कटा जा रहा है, एन से क्या हो रहा है, कटा जा रहा है। तो इसका मतलब है तो 58 होगा, या तो वो संख्या 58 होगी या फिर 58 का कोई गुणनखंड होगी, लेकिन इसमें 58 आ रहा है। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा भाई, 58 आ जाएगा। इसका मतलब एन वो 58 ही था, ठीक है, जिसका आप भाग लगा रहे थे 58 ही था। ठीक है, हाँ बड़े आगे सवाल है। इसने बोला है एन की जगह प्राकृतिक संख्या एन के लिए जिसके लिए ये एक पूर्ण घन संख्या है, भाई एन की जगह हम कितना रखें ताकि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो देखिए एन की जगह कितना रखें, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये सवाल है भाई, देखो देखो अधिकतम देखो इसमें, अगर मैं इसमें 3 की पावर 9 कॉमन ले लूँ भाई, 3 की पावर 9 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे आपके सामने 3 बच जाएगा, यहाँ पे आपके सामने 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 9 कम हो जाएंगे भाई, n-9 हो जाएगा भाई, यहाँ से 9 कम हो गए भाई, n-9 भाई ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, देखो देखो देखिए आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ आप, देखो ये तो हो गया भाई 3 की पावर, ये तो देखो ये पूरा पूरा घन बन रहा है भाई, घन बन रहा है ये तो, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, ये तो पूरा पूरा घन बन रहा है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 की पावर 9 है, ये तो पूरा पूरा घन बन रहा है। किसका घन बन रहा है आप देख सकते हो, आप अगर इसका आप 1/3 करोगे तो ये 27 का घन बन रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका अ, अगर आप 3 की पावर है आपके सामने भाई, ये है निकालोगे तो ये 27 आ जाएगा, नहीं तो ये तो 27 का घन बन रहा है। केवल आपको घन इसका ही बनाना है, केवल आपको घन किसका बनाना है, इसका ही बनाना है। तो आप देखो ये किसका घन बनेगा, ये हो गया भाई 1, ये हो गया आपके सामने 27। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके सामने 729, ये हो जाएगा भाई आपके सामने 3n-9। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, हाँ मुझे एक बात बताओ ये कितना हो गया, अगर इसको अगर हम जोड़ना चाहे तो ये हो जाएगा आपके सामने 757 प्लस 3n-9। अब मुझे एक बात बताओ 757, अरे 729 के बाद में देखो 9 का घन कितना होता है 729, 10 का घन कितना होता है 1000, अगर 1000 तक पूछ जाए तो 10 का घन बन जाएगा ना भाई, अरे 10 का घन बन जाएगा। अब देखो देखिए 1000 तक पूछने के लिए हम 757 तक तो पूछ गए,
तो आप 1000 में से भाई 757 घटा लिया जाए। भाई 1000 में से 757 घटाओगे आप, आपके सामने कितना आएगा? 243। यार 243 क्या होता है भाई? आप मुझे एक बात बताओ, 243 क्या होता है? 3 की पावर 5 नहीं होती क्या? भाई 243 3 की पावर 5 नहीं होती क्या? इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 5 चाहिए हमें। यहाँ पे कितना चाहिए भाई? 3 की पावर 5 चाहिए। तो 5 कैसे आएगा? जब हम यहाँ पे n की जगह 14 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 3 की पावर 5 आ जाएगी। 3 की पावर 5 आ जाएगी और 3 की पावर 5 मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? 1000 बन जाएगा। और 1000 किसका हो जाएगा भाई? 10 का क्यूब हो जाएगा। तो n की जगह हमने कितना रखा भाई? 14। n की जगह 14 रखा है, ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं इसकी। अब आप देखो, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ये आ रखा है भाई एग्जाम में। इसने बोला है, बड़ा ही सवाल है। इसने बोला है 64 200 329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब इसमें किसी संख्या का भाग दिया जा रहा है, ठीक है भाई। इसमें 64 329 में किसी संख्या का भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल बच रहे हैं, लगातार 3 शेषफल आते हैं। तो आपको भाज्य भाज्य है ना, भाज्य क्या होगा इसका, ठीक है भाई। इसका भाज्य क्या होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, पहला शेषफल बचता है भाई, आप मुझे एक बात बताना भाई, इसमें से घटाओगे तो पहला शेषफल कितना बचता है भाई? 175 बचता है। 175 बचता है। इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताओ, शेषफल 175 75, देखो 3 अंकों में बच रहा है, इसका मतलब है वो संख्या कहीं ना कहीं 3 अंकों में रही होगी, तभी तो बच रहा है। इसका मतलब है 3 अंकों का भाग उसने पहले इसमें लगाया होगा, ठीक है। हाँ, देखो भाई, इसमें से वो संख्या घटाइए भाई, पता नहीं मेरे को कितनी बार गया, कितनी संख्या आई है, लेकिन घटाने के बाद ये संख्या आई है। अगर वापिस आपको लेके आना है, ठीक है। हाँ भाई, उस दोनों संख्याओं का अंतर ही तो ये आया है भाई। यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे भाई जो संख्या आएगी, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका अंतर ही तो ये है 175। भाई पहला शेषफल कैसे बचा? ये संख्या है, इसमें से यहाँ पे आने वाली संख्या को घटाया तभी तो 175 आया भाई। हाँ, और भाई तभी तो 175 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर ये संख्या चाहिए आपको, आपको ये संख्या चाहिए तो आपको इसमें से ये घटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा भाई 6, ये हो जाएगा आपके सामने 4, ठीक है। 468 आ गया। इसी प्रकार अब देखो, देखिए आपके सामने 3 संख्या में से 3 संख्या, अब आपको पता है ये 2 उतारना पड़ेगा। यहाँ पे उसने 2 उतारा होगा भाई, इसने यहाँ पे 2 उतारा होगा। उतारने के बाद देखो दूसरा शेषफल कितना बच रहा है आपके सामने? दूसरा शेषफल बच रहा है भाई आपके सामने, ये बच रहा है, कितना बच रहा है भाई? 1 1 7। इसका मतलब है इसमें से यहाँ पे ये वाली संख्या घटाई होगी तभी तो ये आया होगा। अगर ये वाली संख्या चाहिए, अगर आपको ये वाली संख्या चाहिए, इसमें से ये संख्या घटा दी जाए। हाँ, तो आप देखो, एक सौ सतहत्तर, सॉरी सॉरी भाई, यहाँ पे 177 नहीं है, तभी मैं देख रहा हूँ ये क्या मिस्टेक हो रही है भाई। एक सेकंड, यहाँ पे भाई 117 नहीं है, यहाँ पे 114 है। है भाई हमारे यहाँ पे तो 114 है, यहाँ पे कितना है भाई? 117 नहीं है, यहाँ पे कितना है भाई आपके सामने? 114 है। तो लगातार 3 शेषफल बच रहे हैं आपके। तो आप मुझे एक बात बताओ, दूसरा शेषफल कितना बचा है भाई आपके सामने? 114 बचा है। दूसरा शेषफल कितना बचा है भाई आपके सामने? 114 बचा है। ये 114 कैसे आया होगा? इस संख्या में से ये संख्या घटाई होगी तभी आएगा। तो ये संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे? इसमें से ये घटा दोगे, ठीक है। आ जाएगा भाई 1638 आ जाएगा ये संख्या। अब देखो, देखिए आपने बाद में 9 तो उतारा ही होगा, आगे की संख्या उतारी होगी भाई 9। अब शेषफल कितना बच रहा है आपके सामने? 213 है। अब शेषफल कितना बच रहा है भाई? 213। अब मुझे एक बात बताओ, 213 बच रहा है
तो आपको ये संख्या चाहिए भाई, ऊपर वाली में संख्या ये नीचे वाली संख्या घटाई होगी तभी तो 213 बचा है, तो इसका अंतर ही तो है। तो अब इसको देखो, देखिए आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से आप ये घटा लो, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपके सामने 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 936। तो वो चार संख्या कौन सी है आपके सामने? तीन, देखो देखिए, हाँ, ये तीन के सामने है। एक तो 468 आया भाई, यही पता करना आपको, 468 आया। एक आया आपके सामने 936 आया, और एक आया आपके सामने 1638 आया। भाई ये तो पता कर सकते हो ना भाई। हाँ हाँ, देखो देखिए आपके सामने लगातार तीन शेषफल बच रहे हैं। आपके सामने लगातार कितने शेषफल बच रहे हैं? ये तीन शेषफल बच रहे हैं आपके सामने। देखो, एक तो 175 बच रहा है आपके सामने, फिर हमने दो उतार लिए, फिर 114 बच रहा है, नौ उतार लिए, ठीक है। फिर 213 शेषफल बच रहा है, तीन शेषफल बच रहे हैं। तो इससे पहले आने वाली संख्या आपको पता करनी है, तो आपने ये पता कर ली, ये संख्या है। अब इसका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा भाई? देखो देखिए, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का एचसीएफ क्या निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? उनके अंतर से। देखो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ, सबसे कम अंतर कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे देखोगे 700 के लगभग आ रहा है, यहाँ पे 400 500 के लगभग आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अंतर कम है, तो मैं यहाँ का अंतर निकालूंगा। और यहाँ का अंतर निकाला तो देखो ये कितना आ रहा है भाई? 468 ही आ रहा है, ठीक है। या तो एचसीएफ इसका 468 होगा, या फिर इसका कोई गुणनखंड होगा। तो इसका आधा कर लेते हैं भाई। हाँ, 23 दूनी 46 और 4 क्या आ रहा है? क्या 234? ये रहा, ये सवाल है भाई, ठीक है। नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई। हाँ भाई, चार सवाल और बचे हैं। विभाजक के एक पर्सन में योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना है। भागफल का कितना गुना है भाई? 12, 12 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है भाई? 5 गुना है। हाँ, और उसके अनुसार शेषफल 36 बच रहा है, 36 बच रहा है। तो आपको भाज्य कितना होगा? आपको भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? भाज्य। तो ये आपके सामने देखो, ये शेषफल का, देखो शेषफल पे फोकस करो, शेषफल का ये 36 मल्टीप्लाई है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 180 आ जाएगा भाई। हाँ, इसका भाजक ही कितना आ जाएगा भाई? 180 आ जाएगा, क्योंकि ये 136 का कितना गुणा है? 5 गुणा है। अब ये इसका 12 मल्टीप्लाई है, ये इसका 12 मल्टीप्लाई है, भागफल का 12 मल्टीप्लाई है। आपको भागफल वापस चाहिए तो आप क्या करोगे? डिवाइड लगा दोगे, ठीक है। हाँ, तो इसका भागफल कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपके सामने इसका भागफल। तो आप देखो भाज्य चाहिए, भाज्य कैसे निकालोगे आप लोग? भाज्य चाहिए तो भाजक इंटू भागफल। तो आपके सामने 180 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36, इसका मतलब है लास्ट में 6 आ रहा है। कहीं पे है क्या लास्ट में? सभी में 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 15 इंटू 120, ठीक है। लास्ट में 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 आ रहा है कि किसमें? ये रहा, क्योंकि दो जीरो मिल गया, दो जीरो में 36 जोड़ोगे तो 36 ही आ जाएगा। तो आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने ये आगे करोगे तो ये तो हो गया 2700, और प्लस 36 जोड़ोगे तो 2736 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं आगे। इसने बोला है n को 12 से भाग देने पर 7 शेषफल आता है। तो इसको 5 n को 12 से भाग देने पर, तो इसका 5 मल्टीप्लाई कर रहा है ये बेचारा, तो हम भी इसका 5 मल्टीप्लाई ही करेंगे। 7 का क्या करेंगे हम? 5 मल्टीप्लाई ही करेंगे। ये हो जाएगा भाई 35, 35 में आप 12 का भाग लगाओगे, हाँ ना, बच जाएगा 36, तो 11 बच जाएगा इसमें। शेषफल कितना बच जाएगा भाई? 11 बच जाएगा, ठीक है। ले भाई, आसानी सवाल था ये तो। देखो देखिए, आज के आखिरी दो सवाल है। जब n को 19 से भाग लगाया जाता है, n को किससे भाग लगाया जाता है भाई? 19 से, तो 8 शेषफल बचता है। तो n स्क्वायर को 19 से भाग लगाने पर बात वही काम करना है, ये संख्या है। केवल इसने बोला है n स्क्वायर को 19 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा भाई 64। भाई इसमें भी भाग लग जाएगा, स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दो, 57। तो कितना बच जाएगा आपके सामने? 7 बच जाएगा। हाँ,
बात बच गई ना भाई। हाँ, बात करते हैं इसके बारे में। जब n को 55 से भाग दिया जाता है, ठीक है, n को 55 से भाग देने पर 14 शेषफल बचता है। तो इसने बोला है, हाँ, इसने बोला है किससे भाग लगाना है, 11 से। तो शेषफल कितना बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, इसने बोला है n को 55 से भाग लगा रहे तो शेषफल 14 बच रहा है। अब इसने बोला है n स्क्वायर प्लस 3 को, n स्क्वायर प्लस 3 को, ठीक है। तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन इसने बोला है इधर 11 का भाग लगाना है। जाहिर सी बात है ये दोनों एक ही तो फैमिली है, बात तो एक ही है, ठीक है। हाँ, तो इधर भी भाग लगाओगे तो इधर देखो भाई n स्क्वायर प्लस 3 बोला है ना, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो प्लस 3 जोड़ दो, ठीक है भाई। हाँ, अब आपके सामने बताओ देखिए कितना हो गया ये हो गया आपके सामने 196 प्लस 3, ये हो जाएगा आपके सामने 11, और ये हो गया 199 अपॉन 11, ठीक है। तो शेषफल कितना बच रहा है भाई, 1 बच रहा है इसमें तो, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 198 होता तो ये पूरा पूरा चले जाता, हाँ। तो 99 है तो एक शेषफल बच गया ना भाई। ये इसमें कितना शेषफल बच रहा है भाई, एक शेषफल बच रहा है, नोट कर लिया जाए। देखो देखिए बात, तो भाई जी ये आपकी ये पूरी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और दिस क्लास को आपको लाइक और शेयर भी करके जाना है भाई। हाँ, हाँ, ठीक है, लाइक और शेयर भी करके जाओगे 5 मित्रों के साथ, उनका भी भला हो सके। करना चाहते हो क्या भला, हाँ। हाँ, ऐसे तो आपसे पाप पुण्य तो होते नहीं, पाप तो होते हैं, बहुत कांड करते हो भाई आप तो। हाँ, पुण्य भी करके जाओ भाई, किसी का भला भी करके जाओ, ठीक है भाई। हाँ, जो भाई लोग जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दिया जाए, यही हमारी दरख्वास्त है, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।